तो देखा फिर जब मैं सोने जा रहा था। हाँ, मुझे अच्छा लगा, कम से कम चलो मेहनत सफल हुई, है ना। तो कम से कम जो लोग कल नहीं आ पाए थे सुबह, और ऐसे ही रात में भी देखना अगर पॉसिबल होगा, आज हो सकता है मैं क्लास में, है ना। कल मुझे जाना था, थोड़ा मुझे बैक एक रहता है बहुत दिनों से, तो मैं डॉक्टर के पास। ट्वेल्व देखो, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, a+12 - 1 × d, और आप इसको a+11d के तौर पे याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। उतना वैल्यू रख के देखिए तो ये आपको गिवन है a12 37 है। ए की वैल्यू का पता नहीं है, और डी आपको 3 गिवन है, तो 11 × 3, so that will give you 37 - 33 is equal to a, meaning thereby a is equal to 4। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक आंसर आपका आ गया। अब आपका दूसरा है S12, है ना। तो Sn क्या होता है? Sn होता है बेटा, Sn is equal to n/2 twice a plus n-1 × d। Now this formula is used when your common difference is given, है ना। ये फार्मूला बेटा बार बार आपको बता रहा हूँ, तभी यूज करते हैं जब हमको कॉमन डिफरेंस गिवन होता है, एंड इन योर केस द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। अब यहाँ से देखो, S12 कितना हो जाएगा, n/2 मीन्स 12/2, n/2 मीन्स 12/2, ट्वाइस ए मीन्स 2 × a का वैल्यू आपने निकाल लिया 4, प्लस 12 - 1 × d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है 3, तो दैट विल गिव यू 6 टाइम्स 8 + 11 × 3। बॉड मास यूज करते हुए काम करिएगा, है ना, ऐसा ना हो कि 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेक केयर ऑफ द स्टैंडर्ड बॉड मास रूल व्हिच अलाउज यू टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 8 + 33, 6 × 41, and that will give you 246। This will be the value of, एक आंसर आपका यहाँ आ गया
एक आंसर आपका यहाँ। समझ में आया? थोड़ा पेशेंस चाहिए, है ना। और मजा भी आता है एपी के क्वेश्चंस लगाने में। सबसे बड़ी अच्छाई एपी की है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ आप रियलिस्टिक काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो यस सर। सर एक बार समझ फिर में आ से रहा? बता दीजिए। थिंक समझ में आ रही है? क्लियर है चीजें? तो जितने गिवन फैक्ट्स होते हैं उन सबको यूज करना चाहिए, यही बुद्धिमानी है क्वेश्चंस लगाने में। और जैसे हर फार्मूले में, ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का कि हर फार्मूले में आपको कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, दो तीन चीजें होंगी, दो तीन पैरामीटर्स होंगी। आउट ऑफ दोज 2 or 3 थिंग्स यू विल बी गिवन 2। अगर 3 चीजें हैं तो 2 आपको दी होंगी, तीसरी फाइंड करनी होगी। यही फंडामेंटल। फॉर्मूला सही यूज करिए, फॉर्मूला बुद्धिमानी से यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है Sn इज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा आता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो यहाँ डिसाइड करना बच्चों को बस यही समझदारी है कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा और डी नहीं दिया होगा, डी एब्सेंट होगा, डी मिसिंग होगा, तब बुद्धिमानी होती है कि हम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n लगा दें। और जब डी दिया रहता है तो सबसे बढ़िया यही है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात और, Sn के फार्मूले में और an के फार्मूले में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लोग इसको सेम समझने लगते हैं। तो प्लीज ये समझिएगा कि ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म की वैल्यू जो होती है वो बताता है, और ये फर्स्ट से लेके n टर्म्स तक का सम बताता है। दोनों फार्मूले में जमीन आसमान का डिफरेंस। चलिए इसी के एक दो पार्ट और लेते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, जिससे कि हम आगे बताएं। भी ज्यादा बताया नहीं, एक ही प्रॉब्लम बताइए। आप किसी वजह से लेट हो गए, कोई बात नहीं। इसमें एक दो पार्ट हैं जो थोड़ा टिपिकल भी हैं। मैं अगर ढूंढ लूंगा तो मैं उनको जरूर करा दूंगा आपको। कहीं कहीं क्वाड्रेटिक का भी इस्तेमाल है इसमें, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो एक ही चीज में आपकी दो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आपका क्वाड्रेटिक भी रिवाइज हो जाएगा और ईपी के भी जो फैक्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। अब ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लगवाऊंगा, लेकिन जितने भी लगवाऊंगा उसमें से आपको काफी कुछ हिंट मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है मुझे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट इसका देख लो, या 5th पार्ट देख लो। चलो 5th देख लो। 5th है गिवन d इज इक्वल टू 5। चलो भाई देखो d आपको 5 दे दिया है। गिवन d इज इक्वल टू 5, और क्या क्या दिया है, s9 इज इक्वल टू 75। चलो और क्या दिया हुआ है, s9 इज इक्वल टू 75। और फाइंड क्या क्या करना है बेटा, फाइंड आपको इसमें करना है a एंड a9। पता करना है कि भाई a कितना होगा
और A9, अच्छा ठीक है, A थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, दिख रहा है भाई बच्चों। अब देखो ऐसे S9 आपको गिवन है, एक चीज और छुपी हुई है, बताइए S9 का और क्या क्या मतलब है। S9 का मतलब ये हुआ बेटा कि अप टू एंड 9 टर्म्स तक का जो सम है वो 75 है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज इन्होंने लिखी नहीं, लेकिन ना लिख कर भी आपको बता दिया कि n कितना है, 9 है ना। बोलो भाई, अब जरा देखो यस सर। इस 9 क्या हो जाएगा, 9/2 यानी n/2 ट्वाइस है, अगर ये आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, n-1 मीन 9-1, और d की वैल्यू कितनी है 5, और S9 भी आपको गिवन है, S9 कितना है 75 है ना। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 75 इज इक्वल टू 9/2 ट्वाइस है प्लस 8 इंटू 5। जरा देखो इसमें से थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो, कई तरीके हैं, लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, मैं क्या करता हूँ कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ। यहाँ से जरा 2 बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, a + 4 × 5। ये समझ में आ रहा है स्टेप, बोलो बच्चों। थोड़ा सा कैंसिलेशन के उसमें रहता हूँ, कितनी चीजें कैंसिल हो जाएं उतना अच्छा है, जितना छोटा हो जाए आपके लिए उतना अच्छा है। देखो दो चीजें हैं, ये है मेरा, ये थोड़ा लिखने के ढंग पे ध्यान देना, और ये है 9, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 9 टाइम्स a + 20 इज इक्वल टू 75। और इसको ट्रांसपोज कर दो तो 75/9 इज इक्वल टू a + 20। और देखें जरा 20 को राइट साइड में कर दीजिए, तो 75/9 - 20 इज इक्वल टू a। एलसीएम ले लीजिए तो 9 एलसीएम आ गया, यू आर लेफ्ट विद 75 - 20 × 9 इज इक्वल टू a। ये नेगेटिव आ रहा है, ये आपका आ रहा है 75 - 180/9, that will give you -105/9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -35/3, आपकी a की वैल्यू आ गई। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि पता नहीं कैसा निगेटिव रैशनल नंबर आ रहा है, क्या करिएगा, एपी है ना। अब एक पार्ट और बचा है, आपको A9 निकालना है। तो an क्या होता है, a + n - 1 × d, वहां से आप A9 निकाल लीजिए। देखिए और टू a + n - 1 मीन्स 9 - 1 × d, तो यहाँ से आ जाएगा -35/3 प्लस 8 × d की वैल्यू कितनी है 5, तो दैट विल गिव यू -35/3 और +40, दिस विल गिव यू -35 + 120/3। एलसीएम लेके करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब जरा इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 65 इधर से आ जाएगा और 20 85/3। थोड़ा अलग तरह के आंसर आ रहे हैं, देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन पार्ट हो पकड़ लिए तो बताइए, इन केस इफ देयर इज एनी कैलकुलेशन पार्ट, या कोई सब्स्टिट्यूशन में गलती हो तो भी देख लीजिए। समझ में आ रहा है भाई? एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एक बार बता दीजिए फिर से, सर नेटवर्क रुक गया। देखो इसमें है क्या, यू आर गिवन द कॉमन डिफरेंस, the sum up to 9 terms, that is S9, and indirectly you are given n also, लिखा नहीं था लेकिन S9 का मतलब कि 9 टर्म्स तक की बात की गई है, n की वैल्यू 9 है, ठीक। और इसमें फाइंड क्या करना है, we have to find the first term of the AP and the 9th term of the AP, that is A9, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले D गिवन है तो हम सम का फार्मूला लगाएंगे, S9 = 9/2 यानी n/2 2a + n - 1 × e, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सारी वैल्यू सॉल्व करिए
तो फाइनली यू विल गेट a is equal to -35/3. जब ट्रांसपोज वगैरह करेंगे तो आपकी ये दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड here the common difference is given. Now your task is to find the value of ninth term, that is a9. अब आपका टास्क है कि आप a9 को फाइंड करें. तो an क्या होता है? an का सिंपल फार्मूला है कि भाई a plus n minus 1 into d. तो अगर a9 की बात करेंगे तो दिस विल बिकम a plus 8d, है ना. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू और थोड़ा सा माइनर सिंप्लीफिकेशन है कर डालिए, आ जाएगा आपका. और जरा इंटीजर्स का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का जो एडजस्टमेंट होता है ना, कि सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी ए नेगेटिव इंटीजर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का सम पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव वाला बड़ा है नंबर में, है ना, तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव है. जैसे हम आप देखो इस क्वेश्चन में, तो ए जो आया है वो निगेटिव है -35/3, लेकिन a9 आपका पॉजिटिव आया है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि d पॉजिटिव है. ये भी एक खास बात है कि जब निगेटिव नंबर में हम एक फिक्स पॉजिटिव नंबर जोड़ते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हम 0 पहुंचते हैं, 0 क्रॉस करके फिर पॉजिटिव पे आने लगते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई कोई एपी ऐसी होती है जिसमें इनिशियल जो शुरू के टर्म्स होते हैं, शुरुआती टर्म्स, ये निगेटिव होते हैं, बट आप देखिए आगे फिर उसमें 0 के आसपास पहुंचते हैं और फिर क्रॉस करके पॉजिटिव में चले जाते हैं. तो वो ऐसा इसीलिए होता है, दैट इज बाय द वर्च्यू ऑफ डी. डी के कारण होता है. डी अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज के बाद वो पॉजिटिव नंबर्स की ओर ले जाएगा. बट इफ डी इज नेगेटिव एंड ए इज नेगेटिव, देन यू कैन नेवर रीच टू पॉजिटिव टर्म्स. अगर ए भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, तो बेटा पूरी की पूरी एपी नेगेटिव ही होगी. वो नंबर लाइन के लेफ्ट की ओर खिसकती चली जाएगी इंफिनिटी तक. क्लियर? यस सर. चलो भाई देखो एक टर्म और ले रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिमाग से करेंगे, लास्ट इसका है और बहुत आसान है, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते. 10th पार्ट. यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे a plus l वाला, जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे लिए छोटा रास्ता है, शॉर्टकट वही है. तो 10th पार्ट है सबसे आसान. जिसको केवल फार्मूला आता है वो भी कर सकता है. देखो भाई क्या क्या है आपको गिवन है, L इज इक्वल टू 28. L का मतलब पहले जान लो लास्ट टर्म है. L इज इक्वल टू 28, AP का लास्ट टर्म. और 28 गिवन है, और क्या क्या है, S इज इक्वल टू 140. सर एल को ए एन भी कह सकते हैं. हाँ कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास सम के दो फार्मूले होते हैं ना. अब इसमें देखो डी नहीं दिया है, एंड देयर आर टोटल एंड 9 टर्म्स. एन कितना दे दिया? 9 के. और फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है ए. ए कितना होगा ये फाइंड करना है. तो हमारे पास क्या अच्छा होगा, n/2 a plus l लगाना अच्छा होगा कि 2a plus n minus 1 into d? बताइए. n/2 a plus l सर. हाँ आपको क्या पता है कि Sn is equal to n/2 a plus l. a लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स. Sn की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 144. n की वैल्यू 144. a plus 28. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 144 into 2 is equal to 9 times a plus 28. a plus 28 कितना हो गया बेटा? 144 into 2 upon 9 into 2 upon 9. ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर, and that will give you 32. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 minus 28, giving you the value of a is equal to, ये आपका आंसर हो जाएगा.
सबसे आसान पार्ट सबसे लास्ट में दिया था। यूजुअली क्या होता है, जो लास्ट के पार्ट होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होते जाते हैं। कन्वेंशन यही होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड मिलने लगते हैं, बट सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा कहाँ कैसे ट्रांसपोज करना है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। टेबल होगा, जबकि गिवन एपी क्या है और आपकी एपी इस हिसाब से है 9 17 25 9 17 25। और एक चीज और भी दिया है गिवन में आपको, सम भी आपको गिवन है। सम है कितना 636। ये कह रहा है कि कितने टर्म्स ऐसे होंगे कि जिनको प्लस करके जो यहाँ पर टोटल बने, है ना, इन सब का जो टोटल बने प्लस करते हुए ये 636 आ जाए। तो एंड फाइंड करना है। एपी गिवन है, एपी में ए और डी भी पता है ना? आप सॉल्यूशन में देखिए तो ए इज इक्वल टू 9 और डी सब में यूनिफॉर्म है। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, तो डी की वैल्यू 8 है, दिख रही है। डी कैसे निकलेगा, 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 17 माइनस 9। ये भी 8 है, मतलब यूनिफॉर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या है सबके बीच में, यूनिफॉर्म है। डी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 9 है, सम आपको गिवन है, एन निकालना है। क्या हो गया, Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d। n अननोन है, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आपको सम भी पता है, 636 सम दिया हुआ है, रख लीजिए। 636 is equal to n by 2, twice a means 2 into 9 plus n minus 1, और d की वैल्यू कितनी है, 8। जरा देखो सब में से 2 कॉमन निकल सकता है तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, अपॉन नीचे 2 रहने दीजिए। यहाँ क्या बचेगा 9, ये वाला 2 बाहर चला गया, और यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 4। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? हेलो, हमने क्या किया, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टेकन आउट 2 कॉमन। पूरे ब्रैकेट के अंदर से जितने टर्म थे सब में से हमने 2 को कॉमन लेके बाहर कर दिया, और यहाँ n by 2 था। होगा क्या, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। So you are left with 636 is equal to n times 9 plus 4n minus 4, और ये आपको क्या देगा 4n plus 5, 636। ये क्वाड्रेटिक बनने जा रही है, ध्यान से देखिए। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था,
I was discussing the same thing with you a short while before. थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि इसमें कहीं कहीं क्वाड्रेटिक भी बनेगी, भागिएगा नहीं इसे, फेस करिएगा इसको। लग रहा है ना क्वाड्रेटिक बनेगी क्या भाई बच्चों, बनेगी ना? यस सर बनेगी। हाँ सही पकड़ा है, देखो ठीक बनेगी। कितना नोट कर लिया, रब कर दो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ना, क्योंकि मेहनत है इसमें। और साथ ही साथ बच्चों की दो चीजों की परीक्षा इस एक क्वेश्चन में हो जाती है, पहला एपी के कंसेप्ट और दूसरा बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं, ये भी। तो समझदार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के रखते हैं, पकड़ते हैं और पेपर्स में डालते हैं इनको। ये 2 in 1 क्वेश्चन है। अच्छा, यहां तक आने के बाद अब जरा देखिए कितना हो जाएगा। 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। आपका आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5। ट्रांसपोज कर दीजिए तो 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 636 और मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दीजिए, 4 6 24 और 12 और इंटू 14 और 6 4 24 एंड 1 इसका मतलब इस 5 की स्प्लिटिंग ऐसे होनी है। हाँ, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 2554 का, वहां से चीजें सामने आकर खुले। 48 और 53। हाँ 48 और 53 सही कह रहे हो। अगर हम 48 और 53 में देखें तो माइनस 53 ले लीजिए और प्लस 48, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा -5, सॉरी +5 आ जाएगा। ये प्लस ले लें, ये माइनस ले लें, है ना, ठीक है। तो रिजल्ट आपका +5 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 3 24 और 8 5 40 एंड 2 42, 4 3 12 21, 4 4 5 2, है ना, आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 53n पॉजिटिव माइनस 48n नेगेटिव, ठीक। और इसके बाद अब बाकी दूसरा 48 उधर होगा, 53 इधर होगा। हाँ, इधर आप -48 कर दीजिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और यहाँ पर +53, क्योंकि 4 के साथ इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना? सही कह रहे हो बेटा, यही होगा इसमें, है ना, 0 इज इक्वल। तो अभी क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 4n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n-12, और यहाँ पर 53 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा n-12 इज इक्वल टू 0। आपका आ जाएगा n-12 और 4n प्लस 53, है ना। एक आ जाएगा n-12 इज इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू n इज इक्वल टू 12। समझ में आती है बात हमारी, है ना। यहाँ क्या है कि 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 अगर ले लिया तो 4n माइनस 53 आ गया। पहली बात तो n जो नंबर ऑफ टर्म्स है निगेटिव नहीं हो सकते और फिर निगेटिव रेशनल नंबर नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल है। ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मेहनत वाला सवाल है, पेशेंसली करने वाला है। सबसे ज्यादा बच्चे जाके फंस जाते हैं जब -2544 मिल जाता है उनको, तो इसका फैक्टराइजेशन वगैरह करने में लोग घबराते हैं, भागते हैं। और फैक्टराइजेशन करने के बाद भी ये एडजस्टमेंट जो 53 और 48 वाला है, इसको सोचने में टाइम लगता है। लेकिन डरिएगा नहीं, इसको अपने आप से भी करिएगा। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां आपको फैक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि 53 अगर आप देखो तो 53 एक प्राइम नंबर है। लास्ट स्टेज इसमें ऐसी आती है फैक्टराइजेशन के जहां पे 53 मिल जाता है।
तो अगर आप 53 को एक तरफ रख लो और बाकी सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर लो तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो 48 ही आएंगे। तो ऑटोमेटिक आपको वहां से मिल जाएगा, बस भटकिएगा नहीं उसमें। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। क्वेश्चन इसके बाद वाला भी बहुत अच्छा है, मन तो कर रहा है छोड़ दूं लेकिन सोचता हूँ बता दूं। कैसा लगा क्वेश्चन भाई बच्चों? हेलो, हाउ वाज द क्वेश्चन? सर क्या था? अच्छा था ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पर। ये सर आराम से मतलब दोनों चीज चेक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक भी और एपी भी। हाँ, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं भी बहुत लाइक करता हूँ जिसमें हमारे बच्चों की कई चीजें रिवाइज हो जाए, है ना। उनको सेपरेटली एक एक चैप्टर के लिए टाइम ना बर्बाद करना पड़े। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाए जाए जिसमें क्वेश्चन तो एक हो लेकिन वो कम से कम 2 या 3 चैप्टर्स हमारे कवर कर दें। ये हमेशा अच्छे होते हैं। कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं और आपका कोर्स काफी होता है। तो वो सब जो सिलेक्टर्स होते हैं खासतौर से आईआईटी वगैरह के, वो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको देंगे क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक डाल देंगे, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वाड्रेटिक डाल देंगे। कुछ मतलब उनकी अपनी लाइकिंग होती है क्वाड्रेटिक के प्रति। और हमारी डेली लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम हो जाती हैं, है ना। आप कभी भी कोई सैंपल पेपर कहीं से उठा के देखिए किसी अच्छे कंपटीशन का, मैथ्स का खास तौर से, तो उसमें आपको कंपाउंड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कंपाउंड आप समझते होगे ना, केमिस्ट्री में कंपाउंड क्या होते हैं? 1 से 2 से ज्यादा Yes, एलिमेंट जिसमें रहते हैं। तो बस ये कंपाउंड प्रॉब्लम बनाने का शौक भी होता है एग्जामिनर्स को, फ्रेम करते रहते हैं। जितनी नई किताबें आपको मिलेंगी अच्छी कंपटीशन की, चाहे वो एनडीए की किताबें हों चाहे जो भी, वो सब बुद्धि लगाते रहते हैं इसमें, क्योंकि उनकी लिमिट होती है। उनको 100 क्वेश्चन पूछना है, उनके पास जो है वो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, तो उनका दिमाग इसी में रहता है कि कैसे हम इन 100 क्वेश्चंस में बच्चों की सारी चीजें टेस्ट करें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट आज का। रात में भगवान से मनाइए कि भाई क्लास चल जाए, मैं चूकूं पढ़ाने का। आज 7:30 पे मैं स्टार्ट करूंगा क्लास। कल मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एडवांस में मैसेज डाल दिया था कि हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, और वही हुआ, वरना मैं पढ़ा देता आपको कल। अगर कैंसिल होगी तभी मैं मैसेज डालूंगा, अदरवाइज क्लास चलेगी। क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जितनी चीजें दी हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज आपकी वही चल रही है 5.3। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म 45 है। एल आपको दिया है 45, सम 400 दिया है, और एस एन जो आपको दिया है वो 400। ठीक, फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड आपको फाइंड करना है कि भाई एन क्या होगा और डी क्या होगा। एक चीज देखो ध्यान से, एल डबल रोल प्ले करता है। एक तो ये एल होता है, दूसरे यही ए एन भी होता है। यही चीज क्या होती है बेटा? ए एन भी होता है ना। तो अगर आपको एल गिवन है तो एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 45 भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, और ए इज इक्वल टू 5। जरा सा यहां से क्या डी को नहीं फाइंड कर सकते? ए एन इज इक्वल टू एन नहीं पता है आपको? ओहो, n/2 सर पहले a प्लस एल वाले फॉर्मूले से n निकालेंगे फिर d। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद n/2 a प्लस एल पहले लगेगा। जरा आप देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अच्छा, a भी नोन है और l भी नोन है, तो n फाइंड हो जाएगा, Sn भी आपका नोन है। n/2 a प्लस एल मीन्स 5 प्लस 45, and that will give you n/2 into 50
इज इक्वल टू 400। n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 400 इंटू 2/50। तो यहां से ये आ गया आपका 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 16। अब अगर n पता है तो d बड़ा आसान है निकालना है ना। आपका an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपकी 5 है, n की वैल्यू 16 है और d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्यों? और an ही लास्ट टर्म है 45, यही लास्ट टर्म जो है an। तो बस इसमें कभी कभी हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक गिवन चीज से हम कितना फायदा उठा सकते हैं। ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, है ना। तो d इज इक्वल टू 40 बाई 15, d की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। Therefore n इज इक्वल टू 16 और d की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। बस स्मार्टली अप्लाई करना है फार्मूले। अब आपको एपी के लगभग सब पता हो गए हैं। ये आपका लास्ट फार्मूला था दो जो मैंने सम वाला आपको कल बताया था, है ना। आपके लेवल पर एपी की जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए अब वो है, केवल आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस। नोट करिए, लीव कर जाइए, शाम को फिर मिलेंगे 7:30 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई, लीव करिए।